भूपत सिंह चौहान। भूपत सिंह चौहान इंडियन रॉबिन हुड, जिसे कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई। यह बात आज़ादी के पहले की है। इस समय देश में राजा राजवाड़ों का शासन चलता था। भारत की संपत्ति व संपद लूटने में अंग्रेज कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए देश का कई राजा राजवाड़े भी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को लूट रहे थे और जनता अनेकों तरह की यातना भुगतने हुए भूखी प्यासी मर रही थी। इस समय देश में चारों ओर सिर्फ लूटपाट का ही नगाड़ा बज रहा था। इसी समय वडोदरा के शासक गायकवाड़ परिवार को एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें पूरे परिवार को धमकी लिखी थी। महल में काम करने वाले सभी 42 नौकरों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय 5-5 बीघा जमीन दी जाए और इसकी यही सूचना पूरे शहर में दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवार के सभी सदस्यों की एक एक कर हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी भरे पत्र के नीचे नाम लिखा था भूपत सिंह चौहान। यह वही भूपत सिंह चौहान जिसने वडोदरा से लेकर दिल्ली की सरकार तक के नाक में दम कर रखा था। इंग्लैंड के रॉबिन हुड या हिंदी फिल्मों की तरह लगने वाली यह कथा एक सच्ची घटना है। भूपत सिंह के कहर से जहां राजा राजवाड़े और अंग्रेज कांप रहे थे, वहीं गरीबों के दिल में उसके लिए स्वच्छ स्थान था। गुजरात के काठियावाड़ी की बहादुर धरती का पानी ही कुछ ऐसा है कि पूरे एशिया में सिर्फ यही एशियाइटी के लायक पैदा होते हैं। मात्र प्राणियों में ही नहीं, काठियावाड़ी लोगों की रंगों में भी साहस का शौर्य दौड़ता है। उनकी आवाज़ में भी उनकी शूरवीरता छलकती है। काठियावाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो यह से लोगों की वीरगाथा का एक लंबा इतिहास इन्हीं के नाम आता है, भूपत सिंह चौहान का। काठियावाड़ में एक समय आता था जब भूपत सिंह पूरे देश के राजा राजवाड़ों और अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गए था। अंतिम समय तक भूपत सिंह को ना तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी और ना ही बिनतारी फौजी। अंत कई अंग्रेजों की मौत की नींद सुला देने वाले भूपत सिंह के बिना ही अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। अंग्रेजी शासन के अंत के बाद इस भारत सरकार भूपत को कभी पकड़ नहीं पाई। काठियावाड़ में जन्मा भूपत सिंह बचपन से ही बहादुर था। तेज भागने, घोड़ों पर सवार होकर हवा से बात करने की कला तो जैसे उससे वरदान में मिली थी। भूपत को जानने वाले लोग बताते हैं कि वह इतनी तेज दौड़ा करता था कि अगर उस समय ओलंपिक में भाग लेता तो कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। तेज भागना उसकी आदत थी, इसलिए वह ताउम भाग ही रहा था। भूपत के शिकार बने कई लोग का परिवार अब भी काठियावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। भूपत की कई क्रूरता भरी कहानियां हैं तो कई उसकी शौर्य गाथाओं और गरीबों के प्रति उसके प्रेम का गुणन करती हुई भी है। यह 1920 का समय था और भारत पर अब पूरी तरह ब्रिटिश सरकार का शासन था। राजा राजवाड़ा बचे भी तो वे अंग्रेजी सरकार के कठमूल्य मात्र ही थे। इस समय अमरेली जिला के वरवाला गांव में भूपत का जन्म हुआ। उसका पूरा नाम भूपत सिंह बुबा था, लेकिन उसने अपने लिए भूपत सिंह चौहान नाम ही पसंद किया और वहां इसी नाम से पहचाना गया। दरअसल भूपत के इस नाम के पीछे का मूल कारण यह था कि उसके वंशज चौहान वंशी क्षत्रियों से ही संबंध रखते थे। भूपत का बचपन वनधानियों में बीता। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिशाली था। उसकी तर्क वितर्क और निर्णय की शक्ति इतनी पैनी थी कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी नियोजित वधानिया के राजा के दरबार में हो गई। इसके अलावा भूपत को तरह तरह के खेलों का भी बहुत शौक था। उसकी यह प्रतिभा भी ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी। जब भी राजा के दरबार में दौड़, घुड़दौड़, गोला फेंक जैसी स्पर्धा आयोजित होती तो वह अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए कई अवार्ड भी राजा की झोली में डाल दिया करता था। बताया जाता है कि दरबार की नियुक्ति के बाद राज्य में आयोजित पहली स्पर्धा में ही वह 7 खेलों में दूसरे नंबर पर था। इसकी वजह से उसका दूर दूर तक नाम प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन भूपत का जीवन शायद आलीशान महल में रहने के लिए नहीं था। इसलिए उसकी ज़िंदगी में एक साथ 2 ऐसी घटना हुई कि उसने हाथिया उठा लिया। दरअसल भूपत की जिगरी दोस्त और पारिवारिक रिश्ते में भाई राणा की बहन के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया जिनसे राणा की पुरानी दुश्मनी थी। जब इनसे बदला लेने राणा पहुंचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने किसी तरह राणा को बचा लिया, लेकिन झूठी शिकायत के चलते वह खुद इस मामले में फंस गया और उसे कड़ा कोठरी में डाल दिया गया। बस यहीं से खिलाड़ी भूपत मर गया और डाकू भूपत पैदा हो गया। भूपत ने जेल से फरार होते ही पहली हत्या की। इस समय उसकी टोली में सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे, लेकिन जैसे जैसे वह अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाता चला गया, उसके साथियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अपराध की चरम सीमा पर पहुंचने तक उसके 42 साथी थे और सब एक से बढ़कर एक बहादुर थे।
भूपत उस समय का पहला ऐसा डाकू था जिसने अपने 21 साथियों की 2 टोलियां बना रखी थी। इसमें भी खास बात यह है कि इन दोनों टोलियों के लिए सरदार नियुक्त थे, लेकिन हुक्म सिर्फ भूपत का ही चलता था। इसके अलावा दोनों टोलियां जंगल में अलग अलग से गद्दारी करते हुए उसकी खबरी या उसके साथी पकड़े जाते तो वह उन्हें ज्ञान से मार ही डालता, बल्कि उनकी नाक व कान काट दिया करता था। भूपत की इस क्रूर सजा का शिकार हुआ लोगों की संख्या 40 से अधिक है। इसमें 4 व्यक्ति तो अब भी सुरेंद्रनगर जिले में रहते हैं। इनमें से एक व्यक्ति को बताया अनुसार भूपत का मानना था कि हत्या करने की बजाय जीवन भर के लिए सजा देना अन्य लोगों को भी डराता रहता है। इसके अलावा भूपत उसे धमकी भी दिया करता था कि अगर उसने आत्महत्या की तो फिर उसको बाकी बच्चे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। इस तरह से वे नाक काटे लोगों को मारने भी नहीं देता था। भूपत सिंह का खौफनाक हैवान कहा जाता था। उसे अतिशय विकृत मानसिकता का व्यक्ति करार दिया गया था, लेकिन महिलाओं के मामले में उसकी तारीफ भी की जाती थी, क्योंकि डाकू और लुटेरे बनने के बाद भी उसके दिल में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान था। उसने अपनी पूरी उम्र किसी भी महिला पर कभी हाथ नहीं उठाया। उसके अलावा उसके साथियों को भी निर्देश या कोई भी स्थित हो महिलाओं का सम्मान की ही नज़र से देखा जाए। 1947 की आज़ादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान भूपत और उसके साथियों ने अपनी दम पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू बचाई। भूपत की इन्हीं अच्छाइयों की वजह से उसके क्रूर इतिहास को भुला दिया। इसके अलावा गरीब उसे अपना मसीहा भी मानते थे। भूपत सिंह की इसी नेक नियति के कारण वह अनेकों बार पुलिस से बच लिया गया। गुजरात में उसे कई बार पुलिस ने घेर लिया, लेकिन उसे बचने के लिए किसी न किसी का साथ मिला ही जाता था। कई बार तो उसे महिलाओं ने ही बचाया था। एक बार तो गिर के जंगल के पास एक गांव की महिलाओं को इस आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था कि उन्होंने भूपत को भगाने में मदद की, लेकिन अखबारों में इसकी खबर आने के और विवाद मचने के बाद भी सभी महिलाओं को मुक्त कर दिया गया था। भूपत सिंह ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया था। देश आज़ाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो गई थी। इस बात से सौराष्ट्र के गृह मंत्री रसील लाल इस कदर गुस्से थे कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया था कि जब तक भूपत पकड़ा नहीं जाता तब तक के लिए पुलिस को 25% कम सैलरी मिलेगी। महीनों तक पुलिस को 25% कम सैलरी मिली, लेकिन भूपत पकड़ा ही नहीं गया। इसके बाद भूपत ने रसीकालाल को ही धमकी दे दी थी कि वे तुरंत पुलिस को पूरी सैलरी देने का आदेश सुनाए, और भूपत की इसी धमकी की वजह से ही पुलिस को पूरा वेतन मिलना शुरू हो गया। यह भूपत के नाम की धाक ही थी। इसके अलावा भूपत सिंह को पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालना व पहचानने की कला भी आती थी। यह हुनर उसने जंगल में ही आदिवासियों से सीखा था। इसका उसे भरपूर फायदा भी मिला। गिर जैसे खतरनाक जंगल में इसी कला की वजह से वह जीवित रह सका। एक बार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखी भी थी कि भूपत को पशु पक्षियों की आवाज़ निकालने का व पहचान का हुनर आता है, इसलिए जब भी पुलिस जंगल में उसे घेरने घुसती है तो वह बच जाता है और उल्टे पुलिस की टीम की ही मुश्किल में पड़ जाती है। इसलिए उसे जंगल में जाकर पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक बार जब भारी पुलिस दल ने भूपत को जंगल में चारों ओर से घेर लिया तो वह शेर की गुफा में छिप गया। लगभग 2 दिनों तक भूपत गुफा से बाहर नहीं निकला, जबकि इस गुफा में सिंह का एक पूरा परिवार था। पुलिस इस गुफा तक पहुंच भी गई थी, लेकिन शेरों को देखकर उनकी हिम्मत गुफा में दाखिल होने की नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने यह भी सोचा कि कम से कम वह शेर की गुफा में तो नहीं छुपा होगा, वरना शेर उसे मारकर खा जाएंगे। जबकि पुलिस का यह आदेश था। पुलिस यह भूल गई थी कि वह कई सालों से उन्हीं शेरों के साथ रहा था। पुलिस के वापस जाने के बाद भूपत ने अपने साथियों तक अपने यह संदेश पहुंचाया कि वह पुलिस के चंगुल से अब भी बाहर है। भूपत की यह अदा उसकी दिलेरी की कहानी खुद ब खुद बयां करती है। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान पहुंच गया। हालांकि पाकिस्तान जाने के पीछे उसका कोई खास मकसद नहीं था, उसे मौत का खौफ भी नहीं था। वह देश छोड़कर भागता, लेकिन कुछ एक घटना ऐसी हुई कि भूपत कुछ समय के लिए पाकिस्तान चला गया। कुछ समय बाद उसने वापस भारत आने का इरादा किया, लेकिन भारत पाक पर मचे घमासान के चलते उसके लिए यह मुमकिन नहीं हुआ। इस
पाकिस्तानी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे घुसपैठ के आरोप में जेल भेज दिया गया। उसे 1 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सज़ा पूरी होने के बाद भूपत वापस भारत नहीं आया और वहीं स्थायी हो गया। पाकिस्तान में उसने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया और अब उसका ज़मीन यूसुफ हो गया। धर्म परिवर्तन के बाद उसने मुस्लिम लड़की से निकाह किया। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। हालांकि उसने व उसके अन्य साथियों ने भारत आने की कई कोशिश की, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी और पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में उसने दुनिया से विदा ले ली।